स्टूडेंट्स बताइएगा मुझे, पिछली क्लास में हमने कहाँ पर फिनिश किया था? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पे बात हो गई थी। जी सर। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पे बात हो गई थी और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स पे भी मेरे ख्याल में आपकी क्लास में बात हो गई है। इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करने के थे, स्टार्ट नहीं किया था। नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस पे कोई बात हुई है? नहीं सर, नहीं हुई। नहीं हुई, ओके ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे तो हमारा डिस्कशन होगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, अब तक जो हमारा प्रीवियस क्लास का डिस्कशन रहा है अब तक का, वो सारा का सारा डिस्कशन हमने किया था रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो हम सेल इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस जिसके अंदर होती है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होता, बल्कि वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। और कुछ किताबों में या कुछ पेपर्स के अंदर आपको ये इलेक्ट्रोलिसिस सेल लिखा हुआ भी मिलेगा, बात एक ही है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, यानी इसमें आप करंट प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करंट जनरेट करता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो करंट कंज्यूम करता है, इसमें करंट इस्तेमाल होता है। तो हर वो रिएक्शन जो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो पाता, हम उसे करंट पास करके प्रोसीड करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए। देखिए, लफ्ज इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, वैसे इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यही होता है आमतौर पर कि ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूं इसकी डेफिनेशन। लेकिन ये एक बात जहन में रखिएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमें करंट पास करना पड़ता है, हम एक्सटर्नली करंट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फर्क होता है इन टर्म ऑफ देयर टर्मिनल्स। क्या फर्क होता है और क्यों होता है, इस पर अभी मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस वहां होता है जहां पर नॉर्मल रिएक्शन फिजिबल नहीं होता या नॉर्मल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। जहां पर नॉर्मल रिएक्शन पॉसिबल होता है, जहां पर नॉर्मल रिएक्शन फिजिबल होता है, वहां पर फिर हम सिंपल रिएक्शन करते हैं, करंट पास नहीं करते। जैसे आपने जिंक में HCl डाला, खुद से हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगी, तो उसमें आपको करंट पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं, मॉल्टन मेल्ट करते हैं, और उस मॉल्टन सोडियम क्लोराइड से आपको सोडियम मेटल नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसमें से करंट पास नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन जो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होते, इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए से हम उन रिएक्शंस को पॉसिबल करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन A chemical reaction occurs by the passage of electric current is called electrolysis. Any chemical reaction occurs by the passage of electric current. हर वो chemical reaction जो electric current pass करने पर होगा, हम उसे electrolysis कहते हैं।
जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है और आप सोडियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू सोडियम सॉलिड एंड हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैसियस, तो वैसे ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ये सोडियम क्लोराइड को सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर डेफिनेटली ये प्रोसेस हो जाएगा और इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक प्रोडक्ट अल्टीमेटली कैथोड पे बनेगा और एक प्रोडक्ट अल्टीमेटली एनोड पे बनेगा। कैथोड और एनोड की डेफिनेशंस वही हैं जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कैथोड इज अ पार्ट ऑफ सेल वेयर रिडक्शन अकर्स, जबकि एनोड इज अ पार्ट ऑफ सेल वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि जब आप सेल में करंट पास करते हैं, अब आप देखिए मैं आपके सामने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एक डायग्राम बनाता हूं, जनरल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, ये कोई रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम क्या करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हम बजाय ये कि करंट मिले हमें, हम करंट पास करते और आमतौर पर यहाँ पर करंट के लिए हम एमीटर लगाते। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम जो कर रहे थे उसमें हमने वोल्ट मीटर लगाया था, कुछ और नहीं लगाया था, क्योंकि वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे थे, यानी जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो हम मेजर कर। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो करंट पास कर रहे हैं। यहाँ हमने एक सेल या बैटरी लगाई हुई है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ से आप इसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ये एमीटर है। एमीटर जो है वो करंट मेजर करने के लिए काम आता है। आपको जितने एम्पियर करंट पास करना है, या अगर आप करंट पास कर रहे हैं तो जितने एम्पियर पास कर रहे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होता है कि इतने एम्पियर करंट जा रहा है। इसके अंदर एक और भी पॉसिबिलिटी है कि आप एम्पियर के साथ एमीटर के साथ साथ वेरिएबल रेजिस्टर भी लगा दें। वेरिएबल रेजिस्टर का फायदा क्या होता है कि ये आपके करंट को कंट्रोल करता है और आप इससे अगर चेंज करना चाहते हैं एम्पियर्स को तो चेंज कर सकते हैं, या अगर आप कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहते हैं तब भी हम वेरिएबल रेजिस्टर लगाते हैं। क्योंकि देखें बेसिकली जो आप यहाँ पर बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन होता है। तो जो अगर आप वेरिएबल रेजिस्टर लगा देंगे तो वो फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल करेगा। पर ये फिजिक्स में आपको नहीं पढ़ा रहा, केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में क्या होगा कि जिस टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज है, देखें ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्यूशन आपको इलेक्ट्रॉन देता था, सॉल्यूशन आपको करंट प्रोवाइड करता था, यानी जो सॉल्यूशन का पार्ट ऑक्सीडाइज होता था वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। इसीलिए वहां पर जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होती थी वो नेगेटिव टर्मिनल था, जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसीलिए वहां मैंने आपको बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन होता है। यहाँ पर मामला है उल्टा। यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पर आप कर रहे हैं करंट पास, यानी इसका मतलब यह है कि आप एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सिस्टम को एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो जब आप एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन देंगे तो अब इसका मतलब है कि आप सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो सिस्टम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने का मतलब है रिडक्शन करेगा, यानी रिडक्शन जिस जगह पर होगी वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस जगह पर रिडक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप करंट प्रोवाइड करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं,
और वो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन गेन करता है। इस वजह से जिस जगह पर आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे वो वाला टर्मिनल जो है वो टर्मिनल आपका इलेक्ट्रोलाइटिक वो टर्मिनल जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। इसीलिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के मुकाबले में यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है कि यहाँ पर कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब अगला स्टेप ये है कि हमें ये प्रेडिक्ट करना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना हो। एक कॉन्सेप्ट तो आपने अपने ओ लेवल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने याद की थी कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हायर इन द सीरीज है वो जो है डिफिकल्ट टू रिड्यूस होता है, वो प्रेफरेबली डिस्चार्ज नहीं होता, और जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो प्रेफरेबली डिस्चार्ज होते हैं। तो वो वाली नॉलेज आपके जरूर काम आ सकती है, आप वो नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर A2 में वो कॉन्सेप्ट या रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हमने कहा था कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है वो प्रेफरेबली रिड्यूस नहीं होते या प्रेफरेबली डिस्चार्ज नहीं होते, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाले प्रेफरेबली डिस्चार्ज होते। अब इस आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा टॉपिक अब क्या है कि हम प्रेडिक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं, और ये पास पेपर के क्वेश्चंस में काफी दफा क्वेश्चंस आया हुआ है जहां पर एग्जामिनर आपको डिफरेंट कंपाउंड दे देता है या सॉल्यूशंस दे देता है और आपसे कहता है कि आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट। और इसमें यू नॉर्मली ये होता है कि आपको एग्जामिनर कहता है कि यू हैव टू प्रेडिक्ट प्रोडक्ट एट कैथोड, कैथोड पे क्या बनेगा, और प्रोडक्ट एट एनोड, के एनोड पर जो है वो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट एट कैथोड एंड प्रोडक्ट एट एनोड। अब जैसे हमारा पहला सवाल है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं मोल्टन सोडियम फ्लोराइड, मोल्टन सोडियम फ्लोराइड। अब मोल्टन सोडियम फ्लोराइड में तो मोल्टन का मतलब मेल्ट आपने कर दिया। मेल्ट इसलिए करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर आप उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जरूरी है कि आप उसे पहले मेल्ट करें, ताकि मेल्ट करने में क्या होगा कि वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो आयंस हैं, आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, और आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर में आयंस एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड होते हैं। तो आपको वो आयोनिक लैटिस ब्रेक करना होता है, एंड फॉर ब्रेकिंग ऑफ आयोनिक लैटिस आपको पहले एनर्जी देनी होती है आयोनिक लैटिस को ब्रेक करने के लिए। यानी कि पहले हम उसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करते हैं। फिर जब आप मोल्टन आयोनिक कंपाउंड से करंट पास करते हैं तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल होती है। अब अगर आप मोल्टन सोडियम फ्लोराइड की बात करें तो सोडियम फ्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव होता है, फ्लोराइड नेगेटिव होता है। डेफिनेटली पॉजिटिव आयन जो है वो ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स कैथोड, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिव आयन ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स एनोड, और नेगेटिव आयन
जो है वो इसलिए करेगा ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड क्योंकि यहाँ पर एनोड पॉजिटिव। जब ये सोडियम कैथोड पे पहुंचेगा तो अल्टीमेटली कैथोड इज अ पार्ट ऑफ सेल वेयर रिडक्शन अकर। तो सोडियम आयन जब कैथोड पे पहुंचेगा और वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम मेटल। क्योंकि यहाँ पर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई और पॉजिटिव आयन नहीं है, सिर्फ एक सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन ही ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स कैथोड वेयर इट विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम मेटल। तो प्रोडक्ट एट कैथोड जो है वो सोडियम मेटल होगी, जबकि प्रोडक्ट एट एनोड जो है उसमें F नेगेटिव जाएगा। फ्लोराइड जब वहां पहुंचेगा तो फ्लोराइड आयन जो होते हैं, फ्लोराइड आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल होता है। तो एनोड इज अ पार्ट ऑफ सेल वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और उस ऑक्सीडेशन का नतीजा ये निकलता है कि फ्लोरीन गैस वुड बी द प्रोडक्ट। यानी फ्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्लोरीन गैस, क्योंकि आपको पता है कि हैलोजेंस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये दो प्रोसेस हुए, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के नतीजे में फ्लोरीन गैस बना एट एनोड और रिडक्शन के नतीजे में जो है वो कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये है कि एक्वस, तो डेफिनेटली डाइल्यूट का मतलब यहाँ वाटर ज्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ H पॉजिटिव आयन and SO4 2 नेगेटिव आयन। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H आयन होते हैं और सल्फेट आयन होते हैं। लेकिन एक्वस का मतलब ये है कि इट आल्सो कंटेन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। अब ये H आयन और OH आयन कहां से आए? ये बात हम इक्विलिब्रिया के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि वाटर डिसोसिएट्स टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो हर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस मौजूद। अब जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करंट पास करेंगे तो ये पॉजिटिव आयंस जो हैं they must travel towards cathode which is negatively charged, और cathode is a part of cell where reduction occurs। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ये कैथोड पर जाकर, ये हाइड्रोजन आयन जो हैं ये कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में वन ऑफ द प्रोडक्ट एट कैथोड इज हाइड्रोजन। कैथोड पर हाइड्रोजन फॉर्म। नेक्स्ट, ये दोनों जो नेगेटिव आयंस हैं, both negative ions will travel towards anode। क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं ये दोनों ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स एनोड। और अब इन दोनों के दरमियान में से या इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा ये आपने समझना है। और इसके लिए आपको ओ लेवल में ये बताया गया था कि सल्फेट एंड नाइट्रेट नेवर डिस्चार्ज एट एनोड। ये ओ लेवल की नॉलेज। उस हिसाब से आपको पता है कि अगर सल्फेट डिस्चार्ज नहीं होगा तो OH नेगेटिव विल डिस्चार्ज टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस। तो बेसिकली यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दूसरा
वो ऑक्सीजन गैस होगी। लेकिन सवाल ये है, आपको अंडरस्टैंड नेक्स्ट ये करना है कि ऐसा हुआ क्यों, सल्फेट क्यों डिस्चार्ज नहीं होता और OH नेगेटिव क्यों डिस्चार्ज हो रहा है। इसके लिए आपको डेटा बुकलेट से इक्वेशन पिक करनी पड़ेगी। डेटा बुकलेट के अंदर सल्फेट की इक्वेशन ये है कि SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म SO2 प्लस 2H2O। और अगर आप में से कोई मुझे इसकी E0 वैल्यू बता दे डेटा बुकलेट। जी, अगर कोई जाग रहा है तो काइंडली मुझे E0 वैल्यू बता दीजिए दोनों रिएक्शंस की जो मैंने लिखे हैं। प्लस 0.17। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो मैसेज कर दीजिए या थोड़ा जोर से बोलिए। ओके जी, मैसेजेस आ गए, मैसेजेस चेक कर लेते हैं। ये 0.17 वोल्ट जो है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये पहले वाले की वैल्यू है, और दूसरे वाले रिएक्शन की वैल्यू भी अगर आप बता दें। आपको डेटा बुकलेट में सारा डेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगा। जीरो 0.40 वोल्ट। ओके राइट जनाब, अब जरा सा मसला समझने की कोशिश करें। सल्फेट मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, OH नेगेटिव भी मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, लेकिन सल्फेट जो है वो एनोड पर रिएक्ट नहीं करेगा, एनोड पे डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि एनोड इज अ पार्ट ऑफ सेल वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। जबकि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि सल्फेट रिड्यूस हो रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन। सल्फेट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म SO2। सल्फेट जो है इट विल नेवर oxidize in aqueous solution. It will never oxidize in aqueous solution, because according to this equation sulfate will only reduce to form SO2। यानी एक्वस सॉल्यूशन में सल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, लेकिन ये एनोड पे डिस्चार्ज नहीं होगा। इसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि इट विल नेवर डिस्चार्ज इन एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन सल्फेट विल ओनली रिड्यूस। इन एक्वस सॉल्यूशन sulfate will only reduce while at anode oxidation occurs। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब यह है कि सल्फेट अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो सल्फेट एनोड पे जाएगा भी कुछ भी नहीं होगा। सो इट विल नेवर ऑक्सीडाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, इट विल ओनली रिड्यूस, एंड दैट्स व्हाई हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो है सल्फेट जो है, इसीलिए ओ लेवल में आपको बता दिया गया था कि सल्फेट विल नेवर डिस्चार्ज। ये उस वक्त आपको बता दिया गया था। अब मैंने आपको E0 वैल्यू को सामने रख के बताया है कि क्यों सल्फेट डिस्चार्ज नहीं होता। इक्वेशन को देखकर समझ में आ रहा है कि सल्फेट अगर रिएक्ट करेगा तो सिर्फ रिडक्शन हो सकता है सल्फेट में, सल्फेट की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। जबकि
एनोड इज अ पार्ट ऑफ सेल वेयर ऑक्सीडेशन आता है। होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते। सर थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर दें, मुझे स्क्रीनशॉट ले। अच्छा, अब OH नेगेटिव क्यों डिस्चार्ज होता है ये भी समझ लीजिए। ऑल्दो कि यहाँ पर E नॉट वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन इसके बावजूद OH नेगेटिव इसलिए डिस्चार्ज होता है कि आप देखें OH नेगेटिव प्रेजेंट एट प्रोडक्ट साइड। अब अगर OH नेगेटिव को रिएक्ट करना है तो OH नेगेटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, इट विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो OH नेगेटिव के पास रिडक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। OH नेगेटिव के पास एक ही ऑप्शन है कि ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो यहां पर OH नेगेटिव में जो है वो ऑप्शन ये है कि इट विल ऑलवेज ऑक्सीडाइज। OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसी वजह से जब OH नेगेटिव और सल्फेट दोनों एनोड पे पहुंचते हैं तो इंस्टेड ऑफ सल्फेट नेवर डिस्चार्ज, OH नेगेटिव डिस्चार्ज होता है और ये डिस्चार्ज होकर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आप देखिए कि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो बनता है एट। ये वो कॉन्सेप्ट या रीजन है जो आपने O लेवल में पढ़ा था कि क्यों ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि सल्फेट कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता। उस वक्त ये लॉजिक आपको नहीं बताई जाती, आज ये लॉजिक आपके सामने। अब मैं अगला सवाल आपसे कर रहा हूं जो कि आपने खुद ट्राई करना है, और ये है एक्वस सोडियम सल्फेट। एक्वस सोडियम सल्फेट। अब आपको इसके प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने हैं एट कैथोड एज वेल एज एट एनोड। किसी ने प्रिडिक्ट? नो मैसेज नो वॉइस। ओके जी, एक मैसेज आया है और एट कैथोड उन्होंने कहा हमने कि सोडियम डिपॉजिट होगा। और हम आप जो है वो ई नॉट वैल्यूज को आपने कंसीडर नहीं किया। 2 मिनट दे सर। ओके जी, आप 4 मिनट ले लें। आप ई नॉट वैल्यू कंसीडर करें और सोचें कि कैथोड पे क्या पॉसिबिलिटी है और एनोड पे क्या पॉसिबिलिटी। सर सोडियम नहीं हो पाएगा। सोडियम एनोड पे होगा। अब सोडियम सल्फेट का मतलब ये है कि इसके पास सोडियम आयन है और इसके पास सल्फेट आयन।
और एक्वस का मतलब ये है कि इसके पास H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन। अच्छा, अब ये दोनों पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और ये दोनों नेगेटिव आयंस हैं, ये ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स एनोड। अब सवाल ये है कि सोडियम और हाइड्रोजन जब दोनों कैथोड पे पहुंचेंगे तो इन दोनों में से प्रेफरेबली डिस्चार्ज कौन होगा। उसके लिए आपको अगेन डेटा बुकलेट से इक्वेशन पिक करनी पड़ेगी कि 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन, और इसकी E नॉट वैल्यू जो है -2.7। होती है सोडियम आयन वहां डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि सोडियम आयन के पास जो है वो सोडियम आयन के पास जो E नॉट की वैल्यू है, सोडियम आयन के पास जो E नॉट की वैल्यू है, अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है, तो सोडियम आयन के पास E नॉट वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव E नॉट फेवर्स ऑक्सीडेशन, जबकि हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है। एज कंपेयर टू सोडियम, हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रेफरेबली डिस्चार्ज होगा। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि सोडियम सल्फेट के केस में जो कैथोड पे प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी हाइड्रोजन। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। एक्सप्लेनेशन इसकी आपके सामने है कि हाइड्रोजन क्यों प्रेफरेबली डिस्चार्ज होता है, सोडियम क्यों डिस्चार्ज नहीं होता। हाइड्रोजन के प्रेफरेबली डिस्चार्ज होने की वजह ये है कि हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, while the value of E naught of sodium is -2.70, which does not allow to reduce. Negative E naught does not allow to reduce. इसीलिए हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होता है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और इसकी E naught वैल्यू 0। नेक्स्ट, सल्फेट और OH नेगेटिव आयन ये दोनों एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे, और फिर आगे की कहानी वही है कि सल्फेट नेवर डिस्चार्ज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सेकंड प्रोडक्ट विल बी ऑक्सीजन। जी, वो ओ लेवल वाली जो है वो सीरीज स्टिल प्रेडिक्टेबल वो है, लेकिन अगर वो ओ लेवल वाली सीरीज में से कुछ नहीं आया, कुछ नया आ गया, तो आप क्या करेंगे। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट भी हो कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। अगली एग्जांपल जो है वो है एक्वस कॉपर सल्फेट की।
सर कॉपर रिड्यूस होगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप उसी तरह से कॉपर की ई नॉट वैल्यू देखें तो कॉपर की ई नॉट वैल्यू जो है कॉपर आयन टू फॉर्म कॉपर मेटल, और इसकी ई नॉट वैल्यू जो है वो प्लस 0.34 वोल्ट। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है, इसी तरह से वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है। अब ये दोनों आयन्स प्रेफरेबली डिस्चार्ज होंगे एट कैथोड, और अब आपको ई नॉट वैल्यू बताएगी कि कौन प्रेफरेबली डिस्चार्ज होगा। तो जो ओ लेवल में आपसे कहा जाता था कि हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो प्रेफरेबली डिस्चार्ज होते हैं, उसकी वजह अब आपको समझ में आएगी कि क्यों ऐसा होता है। हाइड्रोजन से नीचे वो एलिमेंट रखे जाते हैं जिनकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जिनकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है, जिन मेटल्स की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है वो इजी टू रिड्यूस होते हैं। तो वो मेटल जिनकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है वो प्रेफरेबली डिस्चार्ज होते हैं एट कैथोड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कॉपर सॉलिड विल बी द प्रोडक्ट एट कैथोड। कॉपर सॉलिड जो है वो कैथोड पर बनेगा। जबकि एनोड पर वही कहानी रहेगी, और एनोड पर उसी तरह से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो। अच्छा जी, अब एक चीज और इसमें एडिशनली बता दूं आपको मैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि एक्वस तो है बहरहाल वो, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में आपको ये ओ लेवल में भी बताया गया था कि इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन प्रोड्यूस होता है एट एनोड। यानी अगर आप डाइल्यूट NaCl लेते तो कैथोड पे हाइड्रोजन बनता और एनोड पर ऑक्सीजन बनता, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगा जबकि एनोड पर क्लोरीन बनेगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, in concentrated solution, chloride, bromide and iodide are preferably discharged at anode। ये एनोड पर प्रेफरेबली डिस्चार्ज हो, और ये प्रेफरेबली इसलिए डिस्चार्ज होते हैं, जैसे आप देखिए यहां पर क्लोरीन की इक्वेशन, क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन, और इसकी ई नॉट वैल्यू प्लस 1.36 वोल्ट होती है। जब सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, और जिसकी वजह से इक्विलिब्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन प्रेफरेबल हो जाएगी, ऑक्सीडेशन फेवरेबल हो जाएगी, और ई नॉट वैल्यू जो है वो लेस पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड को बढ़ाने से इक्विलिब्रिया शिफ्ट्स टू लेफ्ट, ऑक्सीडेशन इज फेवर्ड, और ऑक्सीडेशन इज फेवर्ड का मतलब यह है कि ई नॉट वैल्यू बिकम लेस पॉजिटिव, और कॉन्सेंट्रेटेड में ये वैल्यू इतनी कम पॉजिटिव हो जाती है कि इंस्टेड ऑफ OH नेगेटिव ये प्रेफरेबली डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है।
तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में आपको एहतियात करनी है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है और वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर वहां पर जो एनोड पे प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगा, वहां ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ऑक्सीजन सिर्फ उस केस में बनता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के साथ जब आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर चूंकि क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, इसलिए वहां पर वो प्रेफरेबली डिस्चार्ज नहीं होते, उनकी E0 वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होती है, इसलिए उनमें ऑक्सीडेशन होना मुश्किल होता है। लेकिन ये कहानी फ्लोराइड के साथ नहीं है। फ्लोराइड के केस में चाहे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ऑक्सीजन ही बनेगा। फ्लोराइड नेवर डिस्चार्ज, सिर्फ मॉल्टन के अंदर फ्लोराइड डिस्चार्ज होता है, अदरवाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी मैं बात यहां लिख देता हूं कि इन एक्वस सॉल्यूशन fluoride will never discharge at anode। अच्छा, कंसंट्रेशन का जो इशू आता है ये एनोड पे आता है, कैथोड पे नहीं आता, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये जो प्रेफरेबल डिस्चार्ज सीरीज में जो प्रॉब्लम आता है, नेगेटिव आयन के केस में आता है, एनोड के प्रोडक्ट में आता है, कैथोड पर इसका कोई फर्क नहीं। ये जो है एनोडिक और कैथोडिक प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करने का तरीका था। अब इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछिए। जी बेटा, कोई क्वेश्चन अगर आपका है, कोई बात आज की इस डिस्कशन में आपको कोई प्रॉब्लम है, करना यह है कि पास पेपर के क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो अटेम्प्ट करने हैं आपको, और अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आपको हो तो फिर अगली क्लास में लाके आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। और मीनवाइल अगर अभी कोई इशू है, कोई आज की बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछिए। सर ये F नेगेटिव जो है वो डिस्चार्ज एनोड पे नहीं हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, इसमें क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रीजन होता नहीं जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन नहीं है, बल्कि आप अगर इसकी E0 वैल्यू देखिएगा उससे आपको अंदाजा होगा। जो फ्लोरीन की E0 वैल्यू है आप देखिए, वो आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग है। तो उसमें फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बावजूद उसकी पॉजिटिव वैल्यू इतनी कम नहीं हो पाती कि वो डिस्चार्ज हो सके। यहां पर फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, बल्कि यहां पर फैक्टर E0 वैल्यू। E0 वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बावजूद उसकी E0 वैल्यू इतनी कम नहीं होती कि वो प्रेफरेबली डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए। ये वो रीजन होता है जिसकी वजह से फ्लोराइड के केस में हम कहते हैं कि इट विल नेवर डिस्चार्ज एट एनोड इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, अब अगर जैसे मैंने कहा कि मॉल्टन सोडियम फ्लोराइड है, तो मॉल्टन सोडियम फ्लोराइड में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो मॉल्टन है, तो अल्टीमेटली वहां पे सिर्फ फ्लोराइड आयन ही अवेलेबल होगा। तो फिर तो अल्टीमेटली उसी को जाके डिस्चार्ज होना है, क्योंकि वहां पर किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं होगा। ये प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब अवेलेबल आयंस बढ़ेंगे, तो फिर प्रेफरेबल डिस्चार्ज की कहानी बनती है। मॉल्टन के केस में ये कहानी नहीं होती। कोई और क्वेश्चन? सर एक सवाल कल से रिलेटेड है कि आपने बताया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब यूज करते हैं तो उसमें सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस आते हैं हाफ सेल में, तो सर क्या हम जब वो सॉल्यूशन हमसे पूछेगा तो हम H पॉजिटिव लिख सकते हैं या हमें कोई एसिडिक लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन? आप एक्सेप्टेबल है, अगर आप H पॉजिटिव आयन एक्वस लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये है कि आपको
0.5 मोल पर डीएम क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा, क्योंकि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन। क्या ये बात समझ में आई? जी सर समझ। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है सॉल्यूशन का अगर नाम पूछें, कंपाउंड का नाम पूछें, तो वो फिर डेफिनेटली आपको सल्फ्यूरिक एसिड लिखना होगा। और अगर वैसे वो सॉल्यूशन पूछते हैं और आप लिखते हैं H पॉजिटिव आयन एक्वस, तो वो इक्वली एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? राइट जी, तो अब इसको इंशाल्लाह जो है वो हम अगली क्लास में जो है वो आप बुकलेट लेकर आएंगे और बुकलेट के साथ आएंगे और उस पे जो भी हमारे आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम देखेंगे।